चलो, shall we start? दरवाजा बंद करो ना प्लीज। ये लगा दो वहां पे स्टेयर। So write down chapter number 11, unit number 3, issue of debentures. Issue of debentures. ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले समझना है हमें इसका मार्किंग वेटेज देखते हैं। एवरेज मार्किंग वेटेज ओल्ड सिलेबस के अनुसार 5 मार्क्स का ही था और मुझे लगता है कि आगे भी ये 5 मार्क्स का ही रहेगा, इससे ज्यादा इसको वेटेज नहीं है। बट नाउ सडनली दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के वक्त हम बहुत सारी प्रोविजंस वगैरह करते हैं जो रिडम्पशन के वक्त काम आती है। ठीक है, बाद में रिडम्पशन भी करना है डिबेंचर्स का। ठीक है, पहले डिबेंचर मतलब क्या समझ लेते हैं। हमने इसके पहले डिस्कशन किया था शेयर मतलब क्या समझ लिया। हमारा जो टोटल कैपिटल है वो इंडिविजिबल पार्ट्स में बांटना इज इक्वल टू अ शेयर। इज इट राइट? तो दोस्तों टोटल कैपिटल अगर 10 लाख का है और अगर आप एक शेयर 10 रुपए का बनाते हो जो फेस वैल्यू के नाम से जाना जाता है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। यानी अब ये टुकड़ों में लोगों को बेचा जाएगा। बेचा जाएगा इन द सेंस लोग इन्वेस्ट करेंगे हमारे कंपनी के शेयर्स में। तो इनडायरेक्टली यहां पे हम लोग टोटल कैपिटल को नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन शेयर के केस में हम लोगों को पब्लिक के पास से जो कंट्रीब्यूशन आता है उसके बदले में उनको क्या देना पड़ता है? वोटिंग राइट्स देने पड़ते हैं। इज इट राइट? यानी इसके एक हर शेयर को हम एक वोटिंग राइट देते हैं। मोस्टली 1 शेयर कैरीज 1 वोटिंग राइट। ये वोटिंग राइट आप डिफर भी कर सकते हो जिसको डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स बोला जाता है, बट अभी वो फाउंडेशन में ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो एक शेयर इज इक्वल टू एक वोटिंग राइट होता है। आर यू गेटिंग इट? तो मान लो हर एक व्यक्ति अगर 1 लाख शेयर्स में से एक एक ही शेयर खरीदता है तो ये जो हमारा कंपनी का कंट्रोल है ये 1 लाख लोगों के पास चला जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस? यानी हर व्यक्ति अगर एक ही शेयर खरीदता है तो 1 लाख शेयर्स खरीदने के लिए कितने लोग चाहिए मुझे? 1 लाख लोग चाहिए। यानी 1 लाख लोगों ने किसी कॉमन पॉइंट पे आके यस बोलना है, तब जाके डिसीजन मेकिंग होगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तब जाके डिसीजन मेकिंग होगा। वैसे यहां पे पैसा कितना आ रहा है? 1 लाख शेयर्स का 10 रुपए के अनुसार कितना पैसा आ रहा है कंपनी में? 10 लाख रुपए मिल रहा है। 10 लाख रुपए मैं यूज करना चाहता हूं, मैं मशीन खरीदूं या बिल्डिंग खरीदूं, ये डिसीजन लेना है तो मुझे कितने लोगों से पूछना पड़ेगा? पूरे 1 लाख लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा ये बात। अब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है, 1 लाख शेयर्स में से
60,000 शेयर्स प्रमोटर अपने पास रखता है और बचे हुए 40,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए जाते हैं, सो दैट प्रमोटर को पूछने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि 50% से ज्यादा वोटिंग जिसके पास है वो डिसीजन मेकिंग में पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकता है। इज इट राइट और नॉट? आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम हियर? वोटिंग राइट का प्रॉब्लम है। शेयर्स में क्या है, वोटिंग राइट्स हमें उन शेयर्स के साथ देने पड़ते हैं, मतलब इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में इंटरफेयर करेंगे। डू यू ऑल एग्री विद दिस? शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में इंटरफेयर करेंगे। आपको पैसा भी चाहिए और इंटरफेरेंस भी नहीं चाहिए। आपको पैसा भी चाहिए और इंटरफेरेंस भी नहीं चाहिए। तो व्हाट ऑप्शन कंपनी कैन हैव टू रेज द मनी? दे कैन टेक अ लोन। बट लोन में प्रॉब्लम क्या है? लोन हम किसके पास से लेते हैं? मोस्टली बैंक के पास से लेते हैं, और बैंक को देने के लिए हमारे पास वैसे कोई ज्यादा सिक्योरिटी अगर नहीं है, या फिर मान लो हमारा ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, तो बैंक हमें एक्स्ट्रा पैसा लोन पे नहीं देती। बैंक हमारा इनकम देखती है कंपनी का, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं वो देखती है, लाइबिलिटीज क्या है कंपनी की, वो सब छानबीन करके बैंक आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोन देती है। और बैंक लोन देगी तो कितना देगी? 10,000 करोड़ का तो लोन अकेला एक बैंक किसी एक कंपनी को नहीं दे सकता है। आर यू आर गेटिंग इट? तो मुझे बहुत सारा पैसा जमा करना है और मुझे ओनरशिप में इंटरफेरेंस भी नहीं चाहिए। ऑलरेडी मैंने जितने शेयर्स इशू किए हैं, मान लो 1 लाख शेयर्स इशू किए, जिसमें से 60,000 मेरे पास है और 40,000 शेयर्स पब्लिक के पास है। आई वॉन्ट टू कीप दिस शेयर होल्डिंग पैटर्न ओनली, बट आई वॉन्ट टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट। एंड दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, जब कोई भी शेयर होल्डर बन जाता है तो वो लगभग उसके पास जितने शेयर्स है उसमें प्रोपोर्शनेटली भागीदार बन जाता है हमारे प्रॉफिट्स में। यानी मान लो कंपनी को बहुत सारा फायदा हुआ तो वो सभी शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना पड़ता है। तो मेरे पास अगर 60% शेयर्स है तो मैं 60% प्रॉफिट एंजॉय करूंगा, बचा हुआ 40% किसको मिलेगा? दूसरे पार्टी को, जो पब्लिक को मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? तो मैंने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया तो 10 लाख में से 6 लाख मेरा, 4 लाख उनका। मैंने 20 का प्रॉफिट कमाया तो 12 लाख मेरा, 8 लाख उनका, पब्लिक का। अरे बोलो ना। तो पब्लिक का भी शेयर बढ़ा कि नहीं? जब 10 लाख था तो प्रॉफिट कितना मिल रहा था उनको? 4 लाख। बट जब वही प्रॉफिट 10 से 20 पे गया तो शेयर होल्डर जो दूसरे हैं उनको भी फायदा बांटना पड़ा, उनको 8 लाख देने पड़े। बराबर भी है, 40% उनका, 60% हमारा प्रमोटर का। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो ये सारे ड्रॉबैक्स होते हैं शेयर्स में। शेयर्स में ड्रॉबैक क्या है? एक तो वोटिंग पावर आपका डाइल्यूट हो जाता है। मान लो ऑलरेडी हमने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, आर यू गेटिंग दिस, जिसमें से 60,000 मेरे पास है और 40,000 पब्लिक के पास है। दोस्तों मैं शेयर्स की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे डिबेंचर्स का कंसेप्ट समझाना है। अभी आपको पता है व्हाट इज डिबेंचर, बट फिर भी डिबेंचर इशू करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी कंपनी को जो काम शेयर से नहीं हो रहा था? अभी तो पैसा इकट्ठा करना यही ऑब्जेक्टिव है ना आपका, तो शेयर्स तो आप इशू कर ही सकते हो आराम से, और उसका प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया है। तो ये डिबेंचर का क्या चक्कर है? तो मैं आपको बता रहा हूं कि शेयर्स में क्या डिसएडवांटेजेस है। पहला डिसएडवांटेज क्या है? कंट्रोल डाइल्यूट हो सकता है आपका। मतलब मान लो, ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने 1 लाख शेयर्स ऑलरेडी इशू किए, मैंने 1 लाख शेयर्स ऑलरेडी इशू किए हैं। आर यू गेटिंग इट? जिसमें से मेरे पास कितने हैं? 60,000, और बाकी बचे हुए 40,000 किसके पास है? पब्लिक के पास। आर यू गेटिंग इट? एंड ये किसके पास है? प्रमोटर के पास। कंपनी को पैसों की जरूरत है, इसलिए कंपनी ने और 1 लाख शेयर इशू करने का सोचा, ठीक है ना? और ये 1 लाख के 1 लाख शेयर्स मान लो पूरे पब्लिक ने खरीद लिए, तो अब पब्लिक का होल्डिंग कितना हो जाएगा? 1,40,000, पहले के 40,000 और ये नए वाले 1 लाख, यानी टोटल शेयर्स 2 लाख होंगे हमारे कंपनी ने इशू किए हुए, जिसमें से मेरे पास कितने होंगे? 60,000। तो परसेंटेज में देखा जाए तो 2 लाख में से मेरे पास कितने? बस 60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, यानी मेरे पास बस 30% बचे। पहले कितने हुआ करते थे? 60% हुआ करते थे, अब सिर्फ 30% बचे। पहले पब्लिक के पास 40% हुआ करते थे, अब पब्लिक के पास 70%। यानी ये सब पब्लिक इकट्ठा होकर मेरे डिसीजंस को ना बोल सकता है क्या? तो ये एक ड्रॉबैक हमेशा रहता है अगर आप शेयर से पैसा उठाना चाहते हो मार्केट में। शेयर्स को वोटिंग पावर देना पड़ता है, बराबर है क्या? प्लस
अभी आगे से यहां से आगे जो भी प्रॉफिट कंपनी कमाएगी उसमें से 70% प्रॉफिट किसको जाएगा? पब्लिक को। यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्चुअली मिलना किसको चाहिए? ओरिजिनल ओनर्स को मिलना चाहिए, बट ये भी नए ओनर्स आ गए इसमें, तो इनको भी मिलेगा वो। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट कंपनी कमाएगी उतना शेयरिंग इनके साथ होता ही जाएगा इसी प्रोपोर्शन में। यानी ज्यादा प्रॉफिट्स सभी लोगों में बांटने पड़ेंगे। तो ये एक ड्रॉबैक होता है शेयर इश्यू करने में। इन ड्रॉबैक से अगर आपको बचना है तो देयर इज वन मोर मैकेनिज्म टू रेज अ मनी फ्रॉम द मार्केट, दैट इज कॉल्ड एज अ डिबेंचर। अब ये डिबेंचर क्या है? सेम कंसेप्ट लाइक शेयर्स, सेम कंसेप्ट लाइक शेयर, नथिंग न्यू। शेयर्स में भी एक कागज का टुकड़ा देते थे और पैसा लेते थे। डिबेंचर में भी क्या करेंगे हम लोग? कागज का टुकड़ा ही देंगे और उनके पास से पैसा लेंगे, पब्लिक के पास से, लेकिन इसके टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़े से अलग है। डिबेंचर में वोटिंग राइट्स आर नॉट गिवन, बट दूसरी एक चीज देनी पड़ेगी ना उनको। एक चीज कम कर रहे हो तो दूसरी एक चीज देनी पड़ेगी। डिबेंचर्स, शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स या फिर लोनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, उनको सिक्योरिटी देना पड़ता है पैसों के लिए। उनके पैसे जो हमारे पास आएंगे उसके बदले में हमारे कंपनी के एसेट्स उनके लिए गिरवी रखने पड़ते हैं। मतलब फ्यूचर में मान लो आपने पेमेंट नहीं किया तो डिबेंचर होल्डर्स डायरेक्टली उन एसेट्स पे कब्जा कर सकते हैं और पैसा वसूल कर सकते हैं। डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है, यानी कंपनी को ज्यादा फायदा हुआ तो ज्यादा पैसे नहीं चाहिए उनको, कंपनी को नुकसान हुआ तो चुप भी नहीं बैठेंगे। जितना आपने कमिटमेंट दिया है इंटरेस्ट का उतना कमिटेड इंटरेस्ट उनको देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी फायदे में हो या फिर नुकसान में। ज्यादा फायदा हुआ मत दो हमें ज्यादा फायदा, सर नुकसान हुआ तो रो मत, हमारा इंटरेस्ट हमारे अकाउंट पे हर तारीख को क्रेडिट होना चाहिए। यानी टर्म्स एंड कंडीशन अलग है। शेयर्स में, शेयर के केस में क्या कंपलसरी प्रॉफिट देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को? कंपनी नुकसान में गई तो शेयर होल्डर का पैसा गया। ये शेयर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस। वैसे दोनों कंसेप्ट क्या अलग है क्या? डिबेंचर्स में क्या होगा? हम डिबेंचर सेम तरीके से जैसे शेयर्स इशू किए जाते हैं ना मार्केट में, वैसे सेम तरीके से डिबेंचर्स भी इशू करेंगे। किसको? पब्लिक को। व्हाट इज अ डिबेंचर देन? डिबेंचर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए टोटल अमाउंट यू वांट टू रेज फ्रॉम डिबेंचर्स। तो आपको डिबेंचर्स इशू करके मान लो 50 लाख रुपए रेज करना है और आप एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए रखते हो, तो कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे आपको पब्लिक को? 50 लाख डिवाइडेड बाय 100 यानी 50,000 डिबेंचर्स यू आर इशूइंग। तो 50,000 लोग आपके डिबेंचर्स अगर खरीदते हैं, हर एक बंदा अगर एक एक डिबेंचर खरीदता है तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 50 लाख। इट्स सो सिंपल कंसेप्ट। व्हाट इज अ डिबेंचर? इट इजंट इट लाइक अ शेयर? यस, बट शेयर हैव डिफरेंट राइट्स एंड डिबेंचर्स हैव डिफरेंट राइट्स। यहां पे फर्क पड़ता है। लेकिन सर अकाउंटिंग में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। जैसे शेयर्स के केस में अकाउंटिंग होता था, एप्लीकेशन मनी लेते थे और शेयर्स अलॉट करते थे, वैसे डिबेंचर के केस में भी वैसे ही होगा। डिबेंचर का एप्लीकेशन मनी लेंगे और डिबेंचर्स अलॉट कर देंगे। शेयर होल्डर्स वेयर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो हम उनको कभी कभार इंस्टॉलमेंट सिस्टम अलाउ करते थे। मोस्टली नहीं होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज नॉट अलाउड माय फ्रेंड्स। अभी आप कल परसों कोई आईपीओ को अप्लाई करो, पूरा पैसा आपको भरना है, विद प्रीमियम इशू करते हैं आजकल तो। पुराने वाला जमाना अलग था। पुराने वाले जमाने में लोगों के पास पैसे ज्यादा हुआ नहीं करते थे, अब सब लोग अमीर बन गए। इज इट राइट? इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, ऑलमोस्ट सबके पास पैसे आने शुरू हो गए एंड यूथ ज्यादा होने के कारण काम करने वाले लोग ज्यादा है। अर्ली स्टेज में कमाने वाले एक था और खाने वाले 10 थे, अब कमाने वाले 4 हो गए और खाने वाले 4 ही है। ऑफकोर्स 4, कमाने वाला एक कैसे हो सकता है, खाने वाला एक कैसे हो सकता है? बाकी के 3 बिना खाए काम करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हर फैमिली में यही सिचुएशन है नाउ, बिकॉज वी, अभी बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि इस पीरियड में इंडिया बहुत डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूथ उनको दिख रहा था वहां। हम जब छोटे बच्चे थे तो इंडियन इकोनॉमी वाज डाउनग्रेडेड, बहुत ही कम लेवल पे हम काम कर रहे थे क्योंकि कमाने वाला एक ही था। हमारे पेरेंट्स का ही एग्जांपल ले लो ना, आपके पेरेंट्स अकेले ही कमाते थे घर में, या फिर आई थिंक आपके जनरेशन के पेरेंट्स 2 लोग तो कमाते होंगे, ठीक है, पता नहीं, या फिर अकेला ही कमाता होगा। बट नाउ इट इज, मेरे घर में देखोगे तो 4 लोग कमाते हैं, पूरे फैमिली की बात करूं तो। ऑब्वियसली नंबर ऑफ मेंबर्स आर आल्सो मोर, बट फिर भी अर्लियर एक ही बंदा कमाता था, 4 लोग खाते थे। यहाँ पे अब उल्टा है, ठीक है। एनीवे उसमें नहीं जाना है, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि आपको अगर कंपनी को अगर वोटिंग पावर नहीं देना है,
एंड एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के साथ, सॉरी इन्वेस्टर के साथ नहीं बांटना है, तो डिबेंचर इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है ना। तो डिबेंचर मतलब क्या, सिंपल है, सेम कंसेप्ट लाइक शेयर कैपिटल। 50 लाख अगर आपको शेयर से इशू करने हैं, शेयर से रेज करने हैं, और अगर आप एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए डिसाइड करते हो, तो कितने शेयर इशू करोगे, 50,000 शेयर इशू करोगे। बस वही सेम प्रोसेस डिबेंचर्स में। 50 लाख अगर आपको डिबेंचर से इशू करने हैं, ओके, डिबेंचर से रेज करने हैं, और अगर आप एक डिबेंचर 100 रुपए का बनाते हो, अब सर एक डिबेंचर 100 का बनाना है या 200 का बनाना है या 1000 का बनाना है, ये किसका डिसीजन है, कंपनी का। बट मोस्टली डिबेंचर्स कौन से होते हैं, 100 रुपए फेस वैल्यू वाले होते हैं। सेम कंसेप्ट, फेस वैल्यू मींस व्हाट, नाउ फेस वैल्यू इन केस ऑफ डिबेंचर मींस वैल्यू प्रिंटेड ऑन डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो यहां पे भी हम एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे और पैसे लेंगे, किसके पास से, अब शेयर होल्डर नहीं बोलेंगे, अब इनको क्या बोलेंगे, डिबेंचर होल्डर्स। और इनको जो राइट्स देंगे हम लोग, इसमें वोटिंग राइट नहीं देंगे, लेकिन इनको एक एश्योरेंस भी देंगे कि आपको हम फिक्स इंटरेस्ट देंगे। तो जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हमारे कंपनी के डिबेंचर्स खरीदेंगे। तो सर आप हमें यह बताओ कि कंपनी पैसा जो रेज करना चाहती है, वो शेयर से रेज करना बेहतर है या डिबेंचर से रेज करना बेहतर है। उसके लिए आपको सीए इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट रखा है, अभी आप अपने दिमाग पे लोड मत दो, दोनों भी ऑप्शंस आपको अभी पढ़ाए जा रहे हैं अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में। बट मेरा यह कहना है, अगर आपके कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी अच्छा है तो डिबेंचर्स इशू करना बेहतर होता है। क्योंकि हम लोग देखो 8% रेट से अगर डिबेंचर इशू करते हैं पब्लिक को, तो पब्लिक से हम कितने पे पैसा लेंगे, 8% ब्याज से पैसा लेंगे इनडायरेक्टली। मैकेनिज्म इज सेम, 50 लाख रुपए रेज करना है तो 100 रुपए का एक यूनिट बना दो, कितने यूनिट इशू करेंगे, 50,000 यूनिट इशू करेंगे, 50 लाख रुपए कंपनी के पास आ जाएंगे। और इस 50 लाख पे हमें सालाना इंटरेस्ट कितना देना है, 8%। हमने एग्रीड पहले ही बता के रखा है, 8% का इंटरेस्ट देंगे। बात पकड़ में आ रही है क्या। शेयर्स में ऐसा नहीं था, शेयर्स में हम बस 50,000 शेयर्स इशू करेंगे और बिजनेस शुरू करेंगे। एकदम 30% का फायदा हुआ आपको, उनके 50 लाख रुपए लेके आपने इस साल कंपनी में कितना कमा लिया, 30%, यानी 15 लाख कमा लिया। शेयर्स के केस में ये 15 लाख किस में बटेगा, सभी शेयर होल्डर्स में। आर यू गेटिंग इट, नंबर ऑफ शेयर्स के अनुसार ना, लेकिन जिसके पास ज्यादा शेयर्स उसको उतना प्रॉफिट, जिसके पास कम शेयर्स उसको थोड़ा कम प्रॉफिट। बट परसेंटेज में देखा जाए तो लगभग प्रॉफिट सबको सेम मिलेगा। आर यू गेटिंग इट, परसेंटेज में देखा जाए तो, अमाउंट में देखा जाए तो एक को ज्यादा मिलेगा एक को कम मिलेगा। ऑब्वियसली जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट, जो कम इन्वेस्ट करेगा उसको कम प्रॉफिट। बट डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो ऑलरेडी आप शेयर इशू कर चुके हो, आप एक 10-12 लोग मालिक लोग हो, तो आप एक काम करो, 8% से पैसा ले लो, 30% से प्रॉफिट कमाओ, उसमें से 8% उनके दे दो उनको, ऊपर का 12% किसका, सॉरी 30 - 8, ऊपर का 22% किसका, शेयर होल्डर्स का। यानी पैसे लगाए दूसरे लोगों के। हाँ, लेकिन ये कब पॉसिबल है, अगर आप ज्यादा प्रॉफिट से पैसा कमाते हो तो। बट अगर आपने मान लो इन्वेस्टेड अमाउंट पे सिर्फ 5% कमा लिया, तो आप डिबेंचर होल्डर को ये नहीं बोल सकते हो कि भाई हमने 5% कमाया है तो तुम 5% ही दूंगे हम। ऐसा नहीं चलेगा। डिबेंचर होल्डर्स का हक है, उनको जो एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने दिया है ना, वो आपको कंपलसरी इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे फिर आप अपनी कंपनी बेच के भी पैसे क्यों ना दो। तो ये डिबेंचर होल्डर का प्रिविलेज्ड राइट है, एंड शेयर होल्डर का ड्रॉबैक है ये, शेयर होल्डर को फिक्स अमाउंट नहीं मिलता है, प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है, लॉस हुआ तो कंपनी में कुछ भी नहीं मिलेगा इनको। बट डिबेंचर होल्डर को उनके पूरे पैसे सूट समेत वापस करने पड़ते हैं। ये डिबेंचर्स के नियम होते हैं, ये डिबेंचर्स के नियम होते हैं। तो हमें पहले बेसिकली देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। तो बात करते हैं एक एक करके। शेयर होल्डर्स को क्या क्या फायदे हैं, इनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। अगर कंपनी बहुत ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाती है तो ये इनको मिलेंगे, लेकिन कंपनी नुकसान में भी जाती है तो इनके पैसे डूबेंगे। डिसीजन आपका है कि आपको शेयर होल्डर बनना है या डिबेंचर होल्डर का। दोनों सिचुएशन में मैं कंपनी हूं और अगर आप इन्वेस्टर हो, तो दोनों सिचुएशन में आपको पैसा देना है और मैं पैसा लूंगा। इज इट राइट। हाँ, मान लो इन्होंने शेयर्स खरीदने का निर्णय लिया, ये ग्रुप ने, और ये ग्रुप ने डिबेंचर्स खरीदने का निर्णय लिया, तो इनको क्या एडवांटेजेस है, इनको वोटिंग राइट्स है, यानी हर डिसीजन में इनको बुलाया जाएगा। इनके पास अगर मान लो मेजोरिटी वोटिंग है तो ये हमारे कंपनी को डोमिनेट करेंगे। आर यू गेटिंग इट।
हाँ, आप लोग क्या करोगे, आप लोग भटकना भी नहीं है मीटिंग में मीटिंग में, आप पैसा दे दो, अपना अपना काम देखो। आपको हर साल जो इंटरेस्ट देने का कमिटमेंट हमने किया है वो आपको देंगे, उसी रेट से देंगे, 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे, 1 रुपया कम नहीं देंगे। कंपनी नुकसान में भी गई, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इनको एक पर्टिकुलर डेट के बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो पहले इशू करते समय एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद इनको इनका इनका पैसा वापस दिया जाएगा। आपको पैसा कब मिलेगा वापस, कंपनी जब ताला खरीदेगी तब तक आपको नो मनी विल बी रिफंडेड। आर यू गेटिंग दिस? सिंपल भाषा में बता रहा हूं, पढ़ के बताना क्या मजा है। आई थिंक अपने लॉ में ये सारी बातें सीख ली है, ठीक है ना। बट फिर भी अकाउंट्स में हम लोग पहले ये चर्चा कर रहे हैं कि डिबेंचर्स इशू करना क्यों जरूरी है। तो मैंने उसका सिंपल सा उदाहरण दिया, वोटिंग पावर मुझे नहीं देना है और मुझे फिक्स रेट से एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करना है। व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? इशू डिबेंचर्स। नाउ कम बैक टू अवर सब्जेक्ट। मुझे ये नहीं पढ़ाना है व्हाट इज डिबेंचर एंड व्हाट इज शेयर, बट वो बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। अब मैं मुद्दे पे आता हूं, मुद्दे पे की बात करता हूं, ठीक है। डिबेंचर इशू करना है मुझे, तो व्हाट इज द प्रोसेस? सेम प्रोसेस लाइक इशूइंग शेयर्स, नथिंग न्यू, ओके। बट सिर्फ एक चेंज है, कौन सा? डिबेंचर्स मोस्टली हमारे क्वेश्चंस में भी इंस्टॉलमेंट्स पे इशू नहीं किए जाते। एट वन स्ट्रोक आप लोग डिबेंचर इशू कर सकते हो, फेस वैल्यू 100 रुपए की, इशू प्राइस क्या डिसाइड करना है आपके ऊपर है। अब सर डिबेंचर इशू कैसे होंगे? एट फेस वैल्यू कर सकते हो, एट डिस्काउंट कर सकता हूं क्या? यस कर सकते हो, एट प्रीमियम कर सकते हो, कर सकते हो। अब इसके जर्नल एंट्रीज हमें सीखने हैं। डू गेट इट? समझ में आई बात? यानी डिबेंचर यानी कुछ नया नहीं है, हम वही प्रोसेस से फिर से रिपीट करने वाले। तो सर इसमें पढ़ना क्या है? फिर बहुत सारी चीजें पढ़नी है, अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़नी है। अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हो तो अकाउंटिंग कैसे होगा डिस्काउंट का, फिर प्रीमियम पे इशू करते हो तो अकाउंटिंग कैसे करना है आपको पता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का फिर से उपयोग करना है आपको। एंड एट पार इशू करते हो तो बहुत ही आसान है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और ये डिबेंचर नाम की जो लाइबिलिटी होती है इसको कहां पे दिखाना है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपने देखा है, पहला पार्ट कौन सा था? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड यानी मालिक लोगों के पैसे। क्या डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं? नो, दे आर लेंडर्स, राइट। वो आपको मनी लोन पे देते हैं, दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो इनको हमें कहां पे दिखाना है? इनकी लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करके नॉन करंट लाइबिलिटीज में दिखाना है। लाइबिलिटीज का देखा था हमने डिस्कशन, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज कैसे डिवाइड करनी है हमें? 3 पार्ट्स में, शेयर होल्डर्स फंड, देन एक्चुअली 4 पार्ट्स है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट्स दूसरा पार्ट था, तीसरा था नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड चौथा था करंट लाइबिलिटीज। तो दोस्तों डिबेंचर्स नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला हेडिंग है, कौन सा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि ये मोस्टली लॉन्गर पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। डिबेंचर कोई ऐसा 1 साल के लिए कोई इशू नहीं करता है, बराबर है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 50-50 हजार करोड़ इनको चाहिए, तो ये डिबेंचर्स के थ्रू भी ये पैसे रेज कर सकते हैं। कंपनी क्या करेगी? प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। सेम प्रोसेस डिबेंचर इशू करने के लिए, कंपनी पहले एक पार्ट बनाएगी, पूरे 50 करोड़ चाहिए, एक डिबेंचर 100 रुपए का बनाएगी। तो कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे? 50 लाख। 50 लाख डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच पब्लिक को इशू किए जाएंगे बाय वे ऑफ प्रोस्पेक्टस। उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भी डाला जाएगा, फिर वो प्रोस्पेक्टस जो लोग इंटरेस्टेड पार्टीज है एडवर्टीजमेंट करेंगे हेवी कि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं हमारी कंपनी के द्वारा, ब्याज रेट 10% मिलेगा। 10% देख के तो आओगे कि नहीं आओगे? आएंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि एफडी करके कितना मिलता है? 5-6% बैंक से। अगर आपको 10% का इंटरेस्ट रेट में कमिटमेंट कर रहा हूं और आपको सिक्योरिटी में हमारे कंपनी के एसेट्स भी दे रहा हूं, एंड अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो और कंपनी अच्छी है आपको पता है, तो आप इन्वेस्ट करोगे कि नहीं? करेंगे। तो ऐसे डिबेंचर्स भी इशू किए जाते हैं। तो एक एप्लीकेशन डेट का, एप्लीकेशन करने का लास्ट तारीख देंगे, प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा। उस तारीख के पहले आप लोग क्या करोगे एज ए इन्वेस्टर? आप कितने डिबेंचर खरीदना चाहते हो इनटू व्हाटएवर अमाउंट वी हैव चार्ज्ड, कंपनी को रेमिट करोगे। कंपनी के बुक्स में पहली एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड बाद में क्या करना पड़ेगा? डिबेंचर का अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9%, सॉरी कितने परसेंट? 10% डिबेंचर अकाउंट। दैट्स इट, यही तो करना है हमें। तो सर इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? ये तो हमने ऑलरेडी शेयर्स में पढ़ा है। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स है, वो बस पढ़ना है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, खत्म करेंगे। चलो राइट डाउन।
फटाफट फटाफट लिखते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। मैंने इसके पहले जो चर्चा की ना अभी तक, वोटिंग राइट्स वगैरह वगैरह, ये सब किसी काम की नहीं है अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मैंने बस आपको समझाने का प्रयास किया कौन सी बात का, कि व्हाई कंपनी शिफ्ट टू डिबेंचर्स इंस्टेड ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूइंग। लॉजिक तो सेम है ना, पैसे से मतलब है ना कंपनी को, चाहे फिर इक्विटी शेयर इशू करो या डिबेंचर। पैसा अगर 50 करोड़ चाहिए तो आप इक्विटी भी इशू करके कर सकते हो, या फिर डिबेंचर भी इशू करके पैसा कलेक्ट कर सकते हो। देन व्हाट्स द डिफरेंस, ये समझ में आना चाहिए। इक्विटी इशू करने में चक्कर क्या है? वोटिंग। आप दूसरे लोगों को अपने कंपनी में इन्वॉल्व करोगे तो आपको तो पता ही है इंसान का कैसा मतलब होता है, राइट? अगर वो इक्वल ओनर हो जाता है तो वो फिर टांग अड़ाएगा आपके हर डिसीजन मेकिंग में। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो बेस्ट वे डिबेंचर इशू करो, ठीक है? लेकिन आपके डिबेंचर खरीदने में कोई तो इंटरेस्टेड भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत मतलब इन्वेस्टर के परसेप्शन पे होता है। आप इक्विटी खरीदना पसंद करोगे या डिबेंचर्स? अब कुछ लोगों के दिमाग में आया कि सर डिबेंचर्स आर बेटर, वो सेफ इन्वेस्टर्स है, इनको ना 8% से ही मतलब है, बराबर है? मतलब हमारा हमारा पैसा वापस मिल जाए और सालाना 8%, हम खुश है इसमें, पैसे का सिक्योरिटी है इनको। और कुछ लोग बोलते नहीं सर शेयर्स खरीदेंगे, इनको डूबने की बहुत मस्ती है। इज इट राइट? इनको लगता है कि ये क्या बनेंगे कुछ दिनों में, हर्षद मेहता बनेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर। आपको जो चाहिए वो खरीद लो ना। और कंपनी भी सोचेगी ना कि मैं डिबेंचर इशू करूं या शेयर्स, तो कंपनी को क्या सोचना है? डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल चाहिए, शेयर्स इशू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुए तो सब लोग मिलके खाएंगे, इशू करो शेयर्स। पैसा वापस नहीं करना है, इशू करो शेयर्स। शेयर्स का पैसा वापस देना होता है क्या? ये मेन रीजन है शेयर्स इशू करने का। शेयर्स का पैसा वापस कब देंगे? जब मरेंगे तभी, यानी सब कंपनी डुबाने के बाद ही शेयर होल्डर के पैसे वापस, नहीं तो पैसे। शेयर्स क्या है? एक स्कैम ही तो है। देखो मैंने अभी यस बैंक में पैसा डाला, मुझे वापस कब मिलेगा? कब मिलेगा? कंपनी के पास से वापस कब मिलेगा? मैं बेच सकता हूं, ये हमने हमने बनाई हुई चीज है यार, वो छोड़ो, वो बाजू में रख दो। मार्केट की बात नहीं करूंगा मैं। मार्केट हम लोगों ने बनाया ना मिलके, इन्वेस्टर लोगों ने। मार्केट कहां पे कंपनी की देन है? मार्केट तुम नलायकों ने बनाया है। तुम मरो, आप क्या करना है करो। 25 रुपए का 40 में बेचो, 40 का 50 में बेचो, तुम लोग देखो। कंपनी को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। कंपनी मुझे मेरा पैसा वापस कब देगी? और जितना इन्वेस्ट किया उतना वापस देगी? नहीं ना। फेस वैल्यू जितना दे सकती वो भी उनके पास एसेट रहे तो। अब यस बैंक का चित्र देख के तो मुझे नहीं लगता है कि कंपनी कभी वापस देगी मुझे पैसा। दिया तो मार्केट ही कुछ दे सकते, नहीं तो गया। ये रिस्क हमेशा शेयर होल्डर्स के सिर पे होती है ना। और कंपनी को भी टेंशन नहीं है किसका पैसा वापस। यस बैंक के मैनेजमेंट को क्या टेंशन है, किसका पैसा वापस देना है? हाँ, ये लिक्विडेट होगा तब जो रहेगा वो जज दे देंगे। कोई लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा कोर्ट, और बाद में वो जो कोर्ट की ओर से आदमी आएगा वो एसेट बेचेगा, कुछ चवन्नी वगैरह जमा होता है तो वो उसमें से डिवाइडेड बाय सब शेयर होल्डर्स कर देंगे। इतना सिंपल है। इक्विटी क्यों इशू करती है कंपनी? पैसा वापस नहीं देना पड़ता है। दूसरी चीज, कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं है। हाँ, बट उसका एक हेडेक कौन सा है दूसरा? वोटिंग। हाँ, वोटिंग चलो, अगर आप दिमाग लगा के शेयर इशू करते हो, यानी अपने पास हमेशा 60% रखते हो, तो टेंशन नहीं। अभी मेरे को किसी ने कुछ पूछा यस बैंक में कि सर हम क्या डिसीजन ले, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे को एक भी डिसीजन नहीं पूछता, क्योंकि मेरे पास मेजर स्टेक नहीं है, ठीक है ना। तो वोटिंग किसके एंगल से बोल रहा हूं? जिनके पास मेजर स्टेक है उनको हेडेक हो जाता है अगर पब्लिक को ज्यादा शेयर्स गए तो। हाँ, तो ये मेजोरिटी शेयर होल्डर्स को हमेशा याद रखना है, जब कभी भी कंपनी नया शेयर इशू करती है उसमें से 60% अपने पास खरीद के रखना है। नहीं तो पूरा का पूरा पब्लिक को दिया तो एक दिन ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। तो ये अंबानी जी इतने सालों से रिलायंस पे कंट्रोल क्यों करते हैं?
जब जब नए शेयर्स इशू होते हैं तो अंबानी जी पहला काम क्या करते हैं, अपना होल्डिंग जितना होना चाहिए उतना पहले खुद खरीद लेते हैं और बाकी बचा हुआ गरीबों में बांट देते हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो आप लोग बोलोगे कि सर अंबानी बहुत बड़ी स्कैम करता है, कंपनी लूटी तो उनका भी पैसा लूटेगा ना, वो भी तो है ना बड़े शेयर होल्डर। अरे बोलो, कंपनी कंपनी के फॉर्म को समझने का प्रयास करो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त है। इनफैक्ट यू शुड ऑल्सो इनकॉर्पोरेट कंपनीज, फ्यूचर में जाओ कंपनीज बनाओ, लोगों से पैसे ले लो, बड़ा बिजनेस करो। ये भागने की बात दिमाग में क्यों आते हैं नलायक कहीं के, बेसिक ही डिफॉल्ट है देखो। मतलब जैसे कंपनी बनाओ, पैसे ले लो, गायब हो जाओ, इतना आसान भी नहीं है यार। सेबी है, पुलिस पकड़ेगी ना आपको। कहा आउट ऑफ इंडिया? विजू भाई की तरह? विजू भाई छुप छुप के जी रहे, क्या फायदा उस पैसे का भी, उसको कभी भी उठाया जा सकता है इंडिया से। ठीक है, वो गोवा में मस्त एकदम उसका होटल है देखो, उसका बंगलो है, क्या फायदा उसका अभी, वो जब्त हो गया। एनीवे जान दो, क्या पता वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे मतलब इंडिया में ऐसा भी सुना हुआ है कि पॉलिटिशियन जेल में जाते हैं, सब एसी वगैरह लेके जाते 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 हैं। तो क्या बात है। चलो 5 साल की सजा भी हुई, एक 30-40 करोड़ का स्कैम किया, 5-6 साल की एसी में बैठ के, मतलब जेल में बैठ के अगर मुझे इंस्टाग्राम देखने को देते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी बैठ के मैं इंस्टा ही देख रहा हूँ, वहां पे भी बैठ के मैं इंस्टा ही देखूंगा, है कि नहीं। एटलीस्ट 5 साल के बाद जब मैं बाहर आऊंगा तो मेरे पास बहुत सारी एसेट्स तो होंगी। तो स्कैम्स आर ऑल्सो गुड। देखो अगर कोई होता है तो बोल दो, मुझे भी बता ना। एनीवे आगे बढ़ता हूँ। स्कैम करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए लेकिन, ओके। क्या हुआ सुजल? स्कैम्स आर नॉट गुड? चांगले असतात? मैंने कुछ नहीं बोला आपको करो करके, ठीक है। चलो एनीवे, हाँ तो बात कर रहे थे शेयर्स या डिबेंचर्स। हाँ तो ये हेडेक नहीं चाहिए आपको। कौन सा? ओनरशिप नहीं देना है किसी को, ओनरशिप अपना अपना अपने पास रखना है, डिबेंचर इशू करो। ठीक है ना। डिबेंचर के क्या फायदे हैं? फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है। तो अगर आप 40%, मतलब आप 1 रुपया बिजनेस में लगाते हो तो 40 पैसे कमाते हो, ऐसा आपका बिजनेस है, तो व्हाट शुड यू प्रेफर? डिबेंचर्स। दूसरे का 1 रुपया लेंगे, अपने बिजनेस में लगाएंगे, 40 पैसे कमाएंगे और उसको कितना देंगे? 8 पैसा। ऊपर का 32 पैसा किसका? मेरा। चलो इशू करते हैं डिबेंचर। लेकिन ये जितना दिखने में अच्छा दिखता है उतना बुरा भी है। दूसरे से 1 रुपया लेंगे, कंपनी में डालेंगे, डुबाएंगे, 8 पैसे दे दो, डूबा तो भी 8 पैसे देना पड़ेगा, यानी लॉस के केस में भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये ड्रॉबैक है डिबेंचर का। अगर आपको ये रिस्क नहीं चाहिए फिक्स पेमेंट का, प्लस वो जो मेन प्रिंसिपल पैसा मिलेगा ना, प्रिंसिपल अमाउंट, वो आपको पर्टिकुलर पीरियड के बाद लौटाना पड़ेगा, बिकॉज कंपनीज एक्ट में इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करने की परमिशन नहीं है। आपको डिबेंचर इशू करना है तो कंपनीज एक्ट बोलता है रुको, आप कंपनी हो, आप हमारे बनाए हुए नियमों के अनुसार चलोगे, आपको इररिडीमेबल डिबेंचर इशू करने का परमिशन हम नहीं देते, बात खत्म। तो करना है तो रिडीमेबल डिबेंचर इशू करो। रिडम्पशन पीरियड भी मैक्सिमम कितना रखना है? 20 साल तक, बात खत्म। यानी 20 साल के ऊपर का डिबेंचर हम इशू कर ही नहीं सकते, यानी 20 साल के बाद तो आपको फिक्स पैसा वापस देना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, अगर आपके पास उस समय तक बहुत सारा पैसा आने वाला है तो आप दे दो वापस, नहीं दिया तो एसेट बेचो, डायरेक्टर लोगों की किडनी बेचो, नहीं ऐसा नहीं, एसेट बेचो कंपनियों के। इज इट राइट? हाँ तो बस पैसा कहीं से भी जमा करो और इनके पैसे लौटा दो, फिक्स। तो डिबेंचर होल्डर सारे हैप्पी ना हो। कौन है डिबेंचर होल्डर्स? हमारे ये वाले लोग। कंपनी अगर खराब परफॉर्म भी करती है तो आपका पैसा मिलेगा, ये डिबेंचर की ब्यूटी है। मतलब इन्होंने क्या किया है, पैसे रेज करने के मैकेनिज्म्स को अलग अलग राइट्स देके रखे। इक्विटी से रेज करना है तो इक्विटी, मतलब हर एक को अपने अपने सहूलियत के हिसाब से पैसे रेज करने का चांस दिया जा रहा है। तो जो कंपनी डिबेंचर में बिलीव करती है वो डिबेंचर इशू करेंगी, जो कंपनी को पैसे लौटाने नहीं है, ज्यादा समय के लिए पैसे चाहिए, 20 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, तो वो कंपनियां शेयर्स इशू करेगी। अब हमें अकाउंटिंग सीखना है तो आ जाए अकाउंट्स में, समझ में आया सबको डिबेंचर क्या होता है नॉल? फाइन।
तो अकाउंटिंग सीखने के लिए पहले डिबेंचर समझना जरूरी था। आई होप आप लोगों को डिबेंचर समझ में आया। सेम मैकेनिज्म, नथिंग न्यू, बस इसके राइट्स अलग है। ओके फाइन। तो यहां पे डिबेंचर्स का मतलब दिया है, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट by offering the same to the public for subscription, one of the source of financing business activities। इक्विटी शेयर्स भी हम लोग बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए इशू कर रहे थे। डेब्ट फाइनेंसिंग डज नॉट ओनली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये क्या चक्कर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेटा 30% का प्रॉफिट हुआ तो शेयर होल्डर्स को कितना देना पड़ेगा, पूरा 30%। बट अगर 30% का उनके इन्वेस्टेड अमाउंट पे प्रॉफिट हुआ तो उनको कितना देना पड़ेगा, ओनली 8%। तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया यहाँ पे 8%। वही अगर शेयर इशू करते हो तो 30% आ रहा था। तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसके कारण घटता है। ठीक है। डिबेंचर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी टू रेज द फंड्स फॉर द बिजनेस। इसको डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। क्यों, क्योंकि इट इज अ डेप्ट ओनली। आपको आज नहीं तो कल ये पैसे पक्का लौटाने हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये पैसा लौटाना है, तो इट इज अ डेप्ट। बट वी डोंट कॉल शेयर्स मनी एज अ डेप्ट। व्हाई, बिकॉज देयर इज नो कमिटमेंट गिवन बाय यू फॉर द रिटर्न ऑफ द मनी। क्या इक्विटी डेप्ट है, नो, इट इज अ शेयर होल्डर्स फंड माय फ्रेंड्स, इट इज अ शेयर होल्डर्स फंड। मालिक का पैसा है, आप मालिक हो, आओ बैठो, आप ही की तो कंपनी है, आपने पैसा लगाया हुआ है, हम आपको पैसे क्या वापस देंगे, ये तो आप ही की कंपनी है। यस बैंक मेरे को ऐसे ट्रीट करते, पता है क्या आपको, डीमार्ट वाले ऐसे ट्रीट करते हैं मुझे, आप ही की कंपनी है, आपको पैसा वापस देने की क्या जरूरत है, पूरा पैसा पूरा कंपनी आपका है। हाँ, आपके शेयर जितने उतने तक। क्या पूरी कंपनी लोगे क्या, दमानी वहां पे चिल्लाएगा फिर डीमार्ट का मालिक। चलो जी आगे बढ़ू क्या, फाइन। बट डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं है। डिबेंचर के केस में 5 साल के बाद वो पैसा वापस देना है, इसलिए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। ओके, अरे बोलो बच्चों। तो डिबेंचर मीन्स, एनीवे जान दो ये सब बातें, ये आप बाद में पढ़ लेना। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बताया व्हाट इज द मेन थिंग। नो कंपनी शैल इशू। अब लोगों के दिमाग में उल्टे चक्कर आने लगे, क्या डिबेंचर भी इशू करते और एक एक वोटिंग राइट दे देते, क्या कौन रोकेगा हमें। तो कंपनीज एक्ट बोलता है, शाना है तू, डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड विद वोटिंग राइट्स। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर्स को वोटिंग राइट कभी कंपनी नहीं दे सकती है। किसने रोका है, कंपनीज एक्ट ने। आर यू गेटिंग दिस, नहीं तो फिर शेयर्स में और डिबेंचर्स में क्या फर्क रहेगा। तो अच्छा है ना सब लोग, मैं भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले शेयर्स खरीदता हूं, शेयर्स ही हो जाएगा ना वो, अगर वोटिंग राइट दिए तो वोटिंग राइट वाले चिल्लाएंगे, फिर बाकी के शेयर होल्डर चिल्लाएंगे। इज इट राइट और नॉट। और दूसरी चीज, डिबेंचर्स इरिडीमेबल भी इशू नहीं किए जा सकते, यानी जो फीचर शेयर को है वो डिबेंचर्स को कभी नहीं हो सकते। फीचर्स ऑफ डिबेंचर, डॉक्यूमेंट विच एविडेंसेस लोन मेड टू द कंपनी, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी, ये यानी आपको किसी भी हालत में फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देन इंटरेस्ट इज पेएबल एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स रेट रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ प्रॉफिट। अब ये पॉइंट क्या बोलता है देखो दोस्तों, मान लो चलो सब लोगों ने डिबेंचर्स खरीद लिए, ओके, अथर्व के पास भी डिबेंचर्स है। नाउ अथर्व वांट्स सम इंटरेस्ट फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस। इसने मुझे मेरे कंपनी के कितने डिबेंचर्स खरीद लिए, 1000 डिबेंचर्स खरीद लिए। 100 रुपए के हिसाब से कितना रुपए इन्वेस्ट किया, 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपए उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया। 8% का ब्याज उसको देना है। 1 अप्रैल को इसने डिबेंचर्स खरीदे। मान लो इसको 5 अप्रैल को पैसों की जरूरत है, तो अथर्व मेरे पास आएगा, कंपनी में आएगा, ऑफिस में, कंपनी के ऑफिस में, और बोलेगा सर वो 1 लाख रुपए दिए थे, 5 दिन का इंटरेस्ट, मुझे जरा पैसे की जरूरत है, प्लीज दो ना। तो क्या कंपनी अथर्व को 5 दिन का इंटरेस्ट दे देगी, मान लो दे दिया, तो और 3 दिन के बाद अथर्व आता है, और अथर्व सिर्फ अकेला नहीं आता है, और 4 लोगों को लेके आता है। ऐसे कंपनी जब मांगेगा तब इंटरेस्ट मिलता है। तो लाइन लग जाएगी ना सभी डिबेंचर होल्डर्स की, जब जिसी को जब जरूरत है वो आके उतना उतना उसको इंटरेस्ट देना है। अथर्व को 5 दिन का इंटरेस्ट देना है, लेकिन उसके मर्जी के हिसाब से या कंपनी खुद डिसाइड करेगा कि कब देंगे।
ऑब्वियसली कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो इतने करोड़ों लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और अगर मान लो ऐसा लिख के देते हम लोग कि आपको जब चाहिए तब इंटरेस्ट देंगे, अगर रात को 12 बजे आते हो तो भी इंटरेस्ट देंगे, तो बेटा क्या हालत होगी कंपनी की। कंपनी मेन धंधा बाजू में रखेगी और सिर्फ इंटरेस्ट बांटती रहेगी, क्योंकि करोड़ों लोग अपने अपने सहूलियत के हिसाब से इंटरेस्ट लेने आ जाएंगे ना। तो कंपनी कभी ऐसा नहीं करता है। कंपनी डिबेंचर जब इशू करता है तब पहले ही बता देता है कि हम आपको इंटरेस्ट कब पे करेंगे। तो मान लो 1 अप्रैल को डिबेंचर इशू किया है, तो कंपनी ने डिबेंचर इशू करते समय डिबेंचर सर्टिफिकेट पे ही लिखा हुआ है कि हर साल में हम 2 बार इंटरेस्ट पे करेंगे, 30 सितंबर को एंड 31 मार्च को। तो 30 सितंबर को कौन सा इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का, 6 महीने का, पहले 6 महीने का, एंड फिर 31 मार्च को 1 अक्टूबर से 31 मार्च का। इज इट अ वेरी सिंपल कंसेप्ट? क्यों मैंने लॉजिक बताया आपको, क्योंकि कंपनी हर एक को एंटरटेन नहीं करेगी, और ये इंटरेस्ट किसको कितना पे किया, अथर्व को 5 दिन का पे किया है, अब अगली बार वो आएगा तो और 3 दिन का देंगे, फिर उसके बाद अगली बार आएगा और 4 दिन का देंगे, तो ये रिकॉर्ड कौन रखता बैठेगा कि अथर्व को मैंने 10 दिन का दिया है, बचा हुआ 180 में से 10 दिन गए, 170 दिन का आप पे करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। कंपनी सब चीजें ध्यान में नहीं रख सकती, तो कंपनी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि हम इंटरेस्ट पे करेंगे कब, 30 सितंबर को एंड 31 मार्च को। अब ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी कभार आपको इंटरेस्ट की भी एंट्रीज करनी है डिबेंचर्स के ऊपर, तो इंटरेस्ट स्पेसिफिक डेट्स पे दिया जाता है। इंटरेस्ट इज पेएबल एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स रेट, यानी रेट भी उसका फिक्स होता है रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। एंड इंटरेस्ट कब पे किया जाता है, व्हेन इंटरेस्ट फॉल्स ड्यू ऑन specific dates decided by the company. These dates are decided by the company. Are you getting this my friends? Mostly साल में 2 बार इंटरेस्ट पे किया जाता है, नहीं तो साल में 1 ही बार इंटरेस्ट पे किया जाता है। ओके पूरे बैंक भी कब इंटरेस्ट देती है आपको, एफडी पे, एफडी मैच्योर्ड हो जाने के बाद। अगर आपकी 3 साल की एफडी है, हाँ वो अभी ऑप्शंस होते हैं आपके पास, अगर आप क्वार्टरली चाहते हो, मतलब उसमें ऑप्शन में मंथली क्वार्टरली ये सब होता है, ठीक है। तो आप जो सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, बट मोस्टली जो टाइम एफडीज होती है, टाइम डिपॉजिट्स, जिसमें इंटरेस्ट आपको एंड में ही मिलेगा, वो वाली एफडीज ज्यादा होती है देखो बैंक की तरफ से, ठीक है। जो अगर आप क्वार्टरली इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो बैंक आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम देगी, वो बैंक का छोड़ दो। अभी डिबेंचर्स में मोस्टली इंटरेस्ट कब दिया जाता है, स्पेसिफाइड डेट्स पे जो कंपनी डिसाइड करती है। क्लियर है क्या दोस्तों? Fine. The original sum is repaid at a specified future date or it is converted into shares or other debentures. तो डिबेंचर्स दो प्रकार के, दो नहीं बहुत प्रकार है डिबेंचर्स के, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट बेसिस। यानी कन्वर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स which at a specified date in future gets converted into equity shares or any other security, preference shares में भी कन्वर्ट हो सकता है। यानी कंपनी ने पहले ही इशू करते समय बताया कि पहले 5 साल तक ये डिबेंचर्स रहेंगे और उसके बाद हम आपको एक ऑप्शन देंगे, अगर आप चाहते हो तो हमारे डिबेंचर्स के बदले शेयर्स खरीद सकते हो। अब ये क्यों करते हैं सर कंपनी वाले? मान लो कंपनी को पहले 5 सालों में बहुत सारे प्रॉफिट मिलने वाले, क्योंकि अभी अभी बिजनेस शुरू हुआ है ना, तो पहले 5 सालों में बहुत प्रॉफिट मिलने वाले हैं। तो ओनर्स को पता है कि पहले 5 सालों में बहुत प्रॉफिट्स है और 5 साल के बाद हम मार्केट में स्टैग्नेंट हो जाएंगे, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट्स मिलेंगे, और पैसा बहुत चाहिए कंपनी को ये प्रोजेक्ट करने के लिए जिसमें पहले 5 सालों में बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। तो क्या पसंद करोगे, इक्विटी शेयर्स पसंद करोगे इशू करना या डिबेंचर्स? डिबेंचर इशू करो ना यार। आपको अगर पता है मैनेजमेंट कितनी होशियार होती है, देखो शेयर होल्डर्स कितने होशियार होते हैं। शेयर होल्डर सोचेंगे कि पहले 5 सालों के प्रॉफिट हु शुड एंजॉय इट, हमने कंपनी बनाई है। ये डिबेंचर होल्डर्स को अगर आप डिबेंचर्स के बदले शेयर्स दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी प्रॉफिट में भागीदार बन जाएंगे, और जितना ज्यादा प्रॉफिट हम कमाएंगे वो सब में बटेगा। इससे अच्छा है कि हम एक फिक्स रेट से लोन लेते हैं अभी डिबेंचर्स, तो 8% से डिबेंचर इशू करेंगे। देखो अभी मजा, तो पहले जो ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे उसमें से 8% किसको देना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर्स को देना पड़ेगा। जितना पैसा उनका लिया है उसके ऊपर 8% इनको देना पड़ेगा। बचा हुआ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कौन एंजॉय करेगा, शेयर होल्डर्स। दूसरे साल भी शेयर होल्डर्स, तीसरे साल भी यही होगा, चौथे साल भी यही होगा, 5वें साल भी यही होगा। अब 5 साल के बाद कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट कमाने वाली है, तो अब इनको क्या बोलेंगे,
कि चलो आपके डिबेंचर्स लौटाने से अच्छा है कि आप हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स क्यों नहीं बनते। तो इनको पैसा हमने वापस दिया भी नहीं और इनको हमने क्या कर दिया, मालिक बना दिया बाद में। तो ऐसा भी स्कैम हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्कैम के एंगल से ही मत देखना, ठीक है। बाद में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो यू विल परचेस, ऑप्शन दिया जाता है, जिसको खरीदना है वो शेयर खरीदेगा, नहीं खरीदना है तो जाओ, आपको आपका पैसा वापस कर देंगे। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ऐसे कन्वर्जन किया बाद में शेयर्स में तो दोज आर कॉल्ड एज कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। एंड कन्वर्जन नहीं करना है, पहले ही बताएगी कंपनी इशू करते समय वेदर द डिबेंचर्स आर कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल है तो क्या करना पड़ेगा, पक्का 5 साल के बाद पैसा लौटाना पड़ेगा। नहीं तो हम कन्वर्जन का भी ऑप्शन दे सकते हैं। मैंने बताया कि कन्वर्जन का ऑप्शन मोस्टली कंपनियां कब यूज करती है, ठीक है ना, अर्लियर स्टेज में। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, ये तो थोड़ा सा इंटेंशन इनका गलत है। ऐसा भी हो सकता है कंपनी को पहले 5 साल में इंटरेस्ट लायबिलिटी चलती है, लेकिन 5 साल के बाद इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं चाहिए तो कन्वर्ट इट। हाँ, अगर डिबेंचर होल्डर्स हाँ बोल रहे तो कन्वर्जन में आ जाएंगे, नहीं तो नहीं, उनके उनके पैसे वापस कर देंगे। लेकिन कन्वर्जन का ऑप्शन है तो उस डिबेंचर को क्या बोलता है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। एंड कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। इज इट राइट? यानी ये तो पक्का है कि डिबेंचर एक तो शेयर्स में कन्वर्ट होगा, नहीं तो उसका रीपेमेंट किया जाएगा। इट मे और मे नॉट क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट। अब चार्ज के एंगल से देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब कौन से, जिनके पैसों के बदले हमने कुछ उनको एसेट्स गिरवी रखे हैं। अब एसेट यूज कौन करेगा, कंपनी ही करेगी, लेकिन उस एसेट पे किसका अधिकार होगा, डिबेंचर होल्डर्स का। ये अधिकार कहां पे रिकॉर्ड करके रखा जाता है, आरओसी के पास। आरओसी के पास चार्ज क्रिएट करके रखा जाता है, यानी आरओसी की इसकी जानकारी दी जाती है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टर पे किसका हक है, डिबेंचर होल्डर्स का। मान लो मैंने डिबेंचर होल्डर्स का ईपीए ने पेमेंट नहीं किया, तो डिबेंचर होल्डर्स ऐसे आएंगे, स्क्रू ड्राइवर लेके आएंगे, चढ़ेंगे वहां पे, प्रोजेक्टर निकालेंगे, बेचेंगे और अपना अपना पैसा वसूल करेंगे। डू यू गेट इट? ये अधिकार दिया है उनको, चार्ज क्रिएशन बोलते हैं। आपने लॉ में सुना होगा चार्ज क्रिएशन, नहीं इंटर में सुनोगे, जान दो अभी, ठीक है। बट अगर मान लो किसी डिबेंचर को मैंने एज ए सिक्योरिटी ये प्रोजेक्टर दिया है, तो वो डिबेंचर्स कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। एंड अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया, मतलब देखो दोस्तों, दिस इज अ प्योर एग्रीमेंट। जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तभी सारी बातें बतानी पड़ती है, वो सब पढ़ के ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने पहले ही डिबेंचर इशू करते समय बताया था कि हम आपको सिक्योरिटी में कुछ भी नहीं दे सकते हैं, और फिर भी आप डिबेंचर खरीद रहे हो, तो पॉसिबल है कि नहीं? यस, कंपनी अगर दमदार है और अगर आपको पैसा लगता है कि इतना चाहिए मुझे, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन टेक अ रिस्क, दैट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर कि वो इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा। कंपनी ने साफ साफ बता दिया कि हमने कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देनी है, आप पैसा दे दो, हम आपको 5 साल के बाद पैसा वापस करेंगे, बदले में सिक्योरिटी के तौर पे कुछ भी नहीं मिलेगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू विल इन्वेस्ट, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू विल नॉट इन्वेस्ट। समझ में आया क्या? लेकिन अब जो मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं, ये कौन से प्रकार के हो गए, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। एंड मैंने पहले ही बता के रखा है कि आपको डिबेंचर्स के बदले हम हमारे इन एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पे दे रहे हैं। यानी अगर हम पेमेंट नहीं करते तो इस एसेट पे कब्जा करो और एसेट आप खुद बेच के पैसे वसूल करो। तो उस केस में आप लोग कौन से डिबेंचर होल्डर्स बन जाओगे, सिक्योर्ड। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, डिबेंचर्स कैन बी ब्रॉट और सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एट अ प्राइस अबव और बिलो इट्स फेस वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार अब कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिए, तो अभी अथर्व के पास कितने डिबेंचर्स हैं, 1000 डिबेंचर्स है, 100 रुपए के, लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए। इंटरेस्ट तो इसको टाइम टू टाइम स्पेसिफाइड डेट्स पे ही मिलेगा। अगर मान लो अथर्व को अभी 80,000 की जरूरत है, तो वो कंपनी में आके बोल सकता है क्या कि मेरे डिबेंचर के पैसे मुझे अभी लौटा दो? बोल सकते हो क्या? नहीं ना, कंपनी ने पहले ही कमिटमेंट देके रखा है। डिबेंचर का पैसा वापस कब मिलेगा, 5 साल बाद। तो 5 साल तक अथर्व कंपनी में पैसा मांगने के लिए नहीं आ सकते। तो अथर्व के दिमाग में क्या आया, अब मेरे को तो पैसा चाहिए और मेरे डिबेंचर सभी किसी काम के नहीं है, क्योंकि इसका पैसा कब मिलेगा, 5 साल के बाद। तो अथर्व ने उस कागज के टुकड़े को क्या कर दिया, कमोडिटी बना दिया, और सुजल को जाके बोला कि सुजल मुझे पैसे चाहिए,
मुझे अभी बहुत जरूरत है, तो मैं ये एक डिबेंचर जो 1 लाख रुपए का है, या फिर 1000 डिबेंचर जो 1 लाख रुपए के, तो मैं 80,000 में बेचने के लिए तैयार हूं, खरीदोगे क्या? तो सुजल ने इमीडिएटली कैलकुलेटर निकाला, 80,000 अभी दूंगा, 2 साल 3 साल के बाद मुझे 1 लाख मिलेगा, 20,000 रुपये मिल रहा है, प्लस ब्याज मिलेगा हर साल, वो अलग। सुजल खुश होके बोला हाँ मैं खरीदता हूं। तो ये मार्केट बनाया देखो नालायक लोगों ने। कंपनी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में, मार्केट किसने बनाया? इन्वेस्टर ने। अगर मान लो इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा है, तो अथर्व को भी पता है इंटरेस्ट रेट 12% का इसके ऊपर, तो सुजल वैसे भी बैंक में एफडी कर रहा था। सुजल आके अथर्व को बोलता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं एफडी कर रहा हूँ, 5% मिलेगा ब्याज। तो अथर्व को भी पैसे की जरूरत थी। अथर्व ने बोला कि अरे एफडी क्यों कर रहे हो, पागल हो क्या? मेरे पास एक डिबेंचर है कंपनी का, मुझे अभी पैसों की जरूरत है, 1 लाख के बदले तू 1,05,000 में खरीद ले, मेरे पास से अभी 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दे मुझे, और ये तू खरीद ले, और इसके ऊपर तुझे 1 लाख पे 12% यानी 12,000 हर साल का मिलेगा। तो सुजल ने कैलकुलेट करके देखा, उसको लग रहा है कि ये प्रॉफिटेबल डील है, खरीद लिया। मतलब 1 लाख का डिबेंचर अथर्व कितने में बेच सकता है? 1,05,000 में भी बेच सकता है। ये मार्केट है बच्चों, इट डिपेंड्स। मार्केट में कोई भी प्राइस हो सकता है डिबेंचर्स। हम इसकी बात ही नहीं करने वाले, हम किसकी बात करेंगे? कंपनी इशू करेगी डिबेंचर्स, किसको? पब्लिक, फर्स्ट टाइम। आर यू गेटिंग दिस? और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें देखना है। फाइन। डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, पढ़ लो एक बार कभी फ्यूचर में समय मिला तो। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, डिबेंचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, बोलो कौन से? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। Then on the basis of convertibility, I have discussed this, convertible debentures, non-convertible debentures. On the basis of permanence, redeemable debentures, irredeemable. क्या कंपनी irredeemable debenture इशू कर सकती है? No. कंपनीज एक्ट में दिया हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूं। On the basis of negotiability, registered debentures, bearer debentures. bearer debenture क्या कंसेप्ट है समझाता हूं। अब जो अथर्व अपने नाम पे जो डिबेंचर्स होल्ड करके रखता है, वो जब बेचता है ना, तो उसको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैंने ये डिबेंचर्स सुजल को बेचे। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया क्या? फिर कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में नाम बदल देती है, अथर्व का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देती है एंड सुजल का नाम ऐड कर देती है। ये सब बातें कहां से होती है आजकल? डिमैट अकाउंट्स। डिबेंचर का भी मार्केट होता है जैसे शेयर्स का मार्केट होता है। हाँ, बहुत सारे लोग डिबेंचर मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, बट डिबेंचर्स का भी एक मार्केट होता है। ओके, तो वो सेम तरीके से चलता है जैसे शेयर का मार्केट चलता है। आर यू गेटिंग दिस? हाँ, तो ये सारे डिबेंचर्स मोस्टली कौन से होते हैं जो मार्केट में ट्रेड होते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं। बट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ बियरर डिबेंचर ऑल्सो, जो कंपनी इशू करते समय लिखती है। जिस किसी के पास भी ये सर्टिफिकेट होगा, ही विल बी द ओनर ऑफ द डिबेंचर्स। तो कितना आसान है देखो बेचना, रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की कुछ जरूरत नहीं है। सिंपली सुजल ने वो डिबेंचर्स अथर्व को दे दिए, अथर्व मालिक हो गया। चुराया भी जा सकता है, जिसके पास ये डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो डिबेंचर का मालिक, बात खत्म। बियरर डिबेंचर्स, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जिसके पास वो सर्टिफिकेट है, बियरर डिबेंचर है। आर यू गेटिंग इट? हाँ, प्रायोरिटी के बेसिस पे। अब डिबेंचर्स भी इशू करते समय कंपनी क्या करती है? मल्टीपल टाइम्स डिबेंचर इशू करती है। तो मान लो करोड़ों का एसेट है और 50 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया है, तो 1 करोड़ के ऊपर का एसेट है, 50 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया, उनको हमने एज ए सिक्योरिटी दे दिया, तो 1 करोड़ में से 50 लाख ही उनका हक है ना। एसेट बेच के अगर 1 करोड़ आता है तो डिबेंचर होल्डर्स अपने पास कितना रखेंगे? 50 लाख, और ऊपर के 50 लाख किसको दिए जाएंगे? कंपनी को देने पड़ेंगे। दे कैन नॉट से दैट कि 1 करोड़ की एसेट है वो हमारी है और अब 1 करोड़ रियलाइज हुआ तो हम 1 करोड़ लेंगे, ऐसा नहीं। ऊपर जितना 50 लाख तक का डिबेंचर है उतना ही उनका। तो वही सेम एसेट हम अगर मान लो किसी दूसरे डिबेंचर होल्डर को दे देते हैं सिक्योरिटी में, मान लो 2 साल के बाद हमने और डिबेंचर इशू किए, पहले वाले जो थे वो फर्स्ट डिबेंचर थे और दूसरे वाले जो है वो सेकेंड डिबेंचर है। मुझे पता है कि एसेट की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 50 लाख पहले ही मैंने एसेट सिक्योरिटी के तौर पे किसको दे रखी है? पहले सेट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स को। अब मैंने वही सेम एसेट दूसरे डिबेंचर होल्डर्स को दे दी, तो झगड़ा होगा ना इन दोनों में रिकवरी के समय। दूसरे वाले बोलेंगे ये हमारा एसेट है, पहले वाला बोलेगा नहीं हमारा एसेट है, तुम अब भी आए हो, मैं पहले से हूं। बराबर है कि नहीं? हंसने की क्या बात है, बराबर है ना?
तो ये जो अलग अलग डिबेंचर होल्डर्स के झगड़े हैं ये कैसे सुलझेंगे फिर? तो कंपनी पहले ही क्लैरिफाई कर देती है कि ये फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स है एंड ये सेकंड मॉर्गेज, मतलब इनका पहला अधिकार है और दूसरा इनका। इज इट राइट? अरे बोलो। फाइन। नाउ काम की बात है, यहां से ऊपर की सारी बातें जस्ट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, विच आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, आई होप यू गॉट इट। बट लास्ट में मुझे बस समझना क्या है, इन सभी डिस्कशन का सारांश क्या है? बोलो। डिबेंचर एंड शेयर्स इशू करने का प्रोसेस एक ही होता है और अकाउंटिंग भी बिल्कुल सेम टू सेम है, तो करें अकाउंटिंग। हाँ, लेकिन एक ही फर्क है, डिबेंचर्स डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं कंपनी के द्वारा, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जाते थे। एंड डिवेंचर्स प्रीमियम पे भी इशू किए जा सकते हैं, उसके एंट्रीज तो आप ही बताओगे। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में पैसा कैसे आएगा, इंस्टॉलमेंट में या वन स्ट्रोक में? वन स्ट्रोक में ही आएगा। वन स्ट्रोक में आया तो हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, आसान है। इंस्टॉलमेंट में आया तो हम उसमें एक्सपर्ट ही है, क्योंकि पिछले सारे टॉपिक में हमने वही किया है। इज इट राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द इशू ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन बिफोर दैट हमारे नोट्स में कुछ तो होना चाहिए ना, तो लिखते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज। या आई थिंक लिखते लिखते हम आगे गए। उससे ज्यादा होगा मोस्टली, मोस्टली उस लाइबिलिटी से ज्यादा अमाउंट का होता है वैसे, बट जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। पार्टली सिक्योर्ड हो जाएंगे अगर आधी वैल्यू है, समझ लो, मान लो एसेट की वैल्यू है 20 लाख एंड लोन की अमाउंट है 50 लाख, तो 20 लाख तक ही उनका सिक्योरिटी, तो टोटल 50 लाख के डिबेंचर में से 20 लाख के सिक्योर्ड माने जाएंगे एंड 30 लाख के डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड माने जाते हैं। बट ऐसा कोई मतलब मोस्टली कोई भी डिबेंचर्स खरीदते समय ये देखेगा ना कि पूरा का पूरा लोन कवर होता है कि नहीं, otherwise it will be called as partly secured debentures and जो unsecured portion है that is unsecured debentures। अकाउंटिंग कुछ नहीं करना है इसका, ये सिर्फ पेपर वर्क होगा, एंट्रीज कुछ नहीं मारने ना। तुमने अगर कोई एसेट सिक्योरिटी पे दे दी डिवेंचर होल्डर्स को, तो तुम एंट्री क्या करोगे? कुछ नहीं। एसेट तो कंपनी के बुक्स में एसेट साइड पे दिखेगा, लाइबिलिटी लाइबिलिटी में दिखेगा, बस तुम्हें एक नोट लिखना होता है वहां पे डिवेंचर होल्डर्स के बराबर नीचे एक नोट लिखना होता है कि दीज आर सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी, दीज आर सिक्योर्ड बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ये नोट लिखना होता है। बाकी अकाउंटिंग एंट्री इसकी स्पेसिफिक क्या मारोगे? तुमने एसेट उनको दिया नहीं है, बस वो गिरवी रखा है, एसेट तो हमारे बुक्स में ही रहेगा, एसेट हमारा ही है। बस अगर इन केस अगर हम उनका पेमेंट नहीं करते तो वो एसेट बेच के वो पैसा रिकवर कर सकते, सिक्योरिटी दी है, दैट्स इट। मान लो तुमने मुझे 10 लाख रुपए दिए और मैंने बदले में मेरे पास जो गोल्ड चेन है वो तुम्हें दे दी एज ए सिक्योरिटी, तो गोल्ड चेन तुम्हारा नहीं हुआ, मैं मेरे बुक्स में कोई एंट्री नहीं मारता हूँ गोल्ड चेन दिया लोन लिया, ऐसा कोई एंट्री नहीं मारता हूँ, बस उसको एज ए सिक्योरिटी दिया है तुम। इनफैक्ट मैं यहाँ पे फिजिकल दे रहा हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ ये गोल्ड चेन पहनूंगा मैं ही, लेकिन इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार है, ऐसा लिख के देता हूँ, काइंड ऑफ दिस। ये हो गया, देखो अभी ये सिचुएशन, कंपनी ऐसा ही करती है, एसेट खुद यूज करता है लेकिन सिक्योरिटी के तौर पे दे देता है। ठीक है, चलो लिखेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। बच्चों आजकल इंस्टीट्यूट कुछ उठपटांग हरकतें कर रहा है, एग्जाम 3 महीने में एक बार रखेंगे वगैरह वगैरह, 4 महीने में एक बार क्या, हाँ वटेवर। तो उस चक्कर में आप मत पढ़ना, आपको खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जून में पास होने वाले हो ना, हाँ, तो बात खत्म। आप ये क्यों सोच रहे हो कि अगर जून में नहीं हुआ तो मेरा एग्जाम इमीडिएटली आ जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में आ जाएगा फिर, वो मेरे को भी पता नहीं। यही तो बोल रहा हूँ ना मैं, ये सोचना ही नहीं है, नहीं सोचना ही नहीं है, उस डिस्कशन का पार्ट ही नहीं बनना है हमें, बराबर है ना। यूट्यूब पे क्या देखने की जरूरत है, फिर आप वीडियोस खोल खोल के दिखा रहे हैं, मतलब फ्लायर थंबनेल लगा देते हैं, हाउ इट विल बी, हम लगे जाऊन तो भगत बसते, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? तुम्हारा जब वक्त आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें वो वक्त लाना ही नहीं है। आपका एग्जाम कब है? उसके पहले आ सकता है क्या?
हाँ तो बात खत्म ना, सोचो ही मत ना उसके बारे में, मत देखो, कोई भी चीज नहीं देखनी है उसके रिगार्डिंग, फ्यूचर में देखेंगे। अगर फेल होते हो तो देखना पड़ेगा, तब तक सारी चीजें वैसे भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन वो ऑप्शन ही क्यों रखते हो, फेल होना ही नहीं है। नहीं सर होता है सर, कभी ऐसा मतलब हम सब जो डिसाइड करते हैं वो थोड़ी होता है, करना पड़ता है। मरो लेकिन करो, डिसाइड होके ही पास हुआ जा सकता है, याद रखना। अगर आप ऐसे नसीब को कोसते रहोगे ना, माझ्या नशिबात जेव्हा असेल तेच मला मिळेल, ये सब बोलने की बात है, नसीब बनाना भी पड़ता है, थिंग्स कैन बी ब्रॉट इन टू योर लाइफ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। पॉजिटिविटी सोच सोच के ही लाई जाती है, याद रखना। मैं पास हो जाऊंगा ये सोच के ही आप पास हो जाओगे, मैं पास नहीं होऊंगा, मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मुझे लक फेवर नहीं करता है, ऐसा सोचोगे तो लक फेवर नहीं करेगा। पॉजिटिव सोचो, और सिर्फ सोच के पास नहीं होते, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, याद रखना। कितना सेक्रीफाइस करते हो देख लो आप लोग। जो फेल हुए हैं उन्होंने पढ़ाई नहीं की, सिंपल। जो पास हुए हैं उन्होंने पढ़ाई की है। जो 199 पे फेल हुए हैं उनका भी यही मानता हूं मैं, उन्होंने पढ़ाई थोड़ी कम की, नहीं की नहीं बोलूंगा, थोड़ी कम की, उनका ही प्रॉब्लम है वो। आप ऐसे गरीबों की तरह 199 पे क्यों आते हो, जाओ ना 240 के ऊपर जाओ, 250 के ऊपर जाओ, टेंशन ही नहीं है ना उन बच्चों को। सर वो मैं 220 पे ही था, स्टैंडर्ड डिडक्शन करके मुझे 199 पे लाया गया। तो नालायक तू 250 पे होता तो 230 पे आता, 315 पे होता तो 295 पे आ जाता। स्टैंडर्ड डिडक्शन करने दो ना उनको, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी मेहनत ही कम है ना। क्या तुम्हारे साथ एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो मैं मानूंगा कि सबका नसीब फुटलेला है, बोलूंगा मैं, फिर मैं आपके साथ रोने के लिए बैठ जाऊंगा फिर, सब बच्चे अगर क्लास के फेल हो जाते। इम्पॉसिबल है, याद रखना। अगर क्लास का एक भी बच्चा पास होता है तो इक्वल रेट आपको था, याद रखना, आप भी हो सकते थे, बट आपकी मेहनत थोड़ी कम पड़ी। इट्स ओके, नाउ व्हाट इज गॉन इज गॉन। आगे ये मिस्टेक फिर से मत करो, बार बार मिस्टेक करने वाले को गधा बोला जाता है। आर यू अ गधा? नो ना। तो प्लीज, हाँ, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर यू, कि आप पास होते हो या फेल होते हो, मतलब आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, रादर देन टेकिंग ओन एक्सपीरियंस। समझ में आ रहा है क्या? कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है, मतलब मेरे जमाने में ना बहुत सारे स्टूडेंट फेज में जो था मैं उस वक्त, तब बच्चे बहुत सारे ऐसे बोलते थे, पहला एग्जाम मतलब पिच रिपोर्ट होता है, जाके बस वो इंस्टीट्यूट का ग्राउंड देख के आना है, पिच कैसा है, गेंद कितनी बाउंस करती है, ठीक है, 4 गेंदे आपको फेंकी जाएंगी, कितने में बोल्ड होते हैं हम लोग, ये सिर्फ देखने के लिए हम जाते हैं। अरे ये कहाँ से आया यार? तो प्रैक्टिस क्या आप, जान दो अभी मैं क्या बोलूं, प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप लोग, नेट प्रैक्टिस इतनी कर रहे हो, ठीक है, जाओ ना डायरेक्टली एग्जाम में परफॉर्म करके आओ, आओगे परफॉर्म करके, आप यही एटीट्यूड रख के जाना है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इंस्टीट्यूट 3 महीने में एग्जाम लेता है या 4 महीने में या 5 महीने में, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जून 24 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका एग्जाम कब है, जून 24, और खत्म कब करोगे, जून 24, बात खत्म। इंटर में देखेंगे क्या स्कीम आपको एप्लीकेबल है। मतलब आप ये भी तो सोच सर हम ये नहीं सोच रहे कि फाउंडेशन का एग्जाम वापस कब देना है, हम ये सोच रहे कि इंटर का एग्जाम हम कब दे सकते हैं। अरे बेटा, ये भी सोचना गलत है, रुको, पहले पढ़ाई करो, फालतू का समय बर्बाद मत करो, पहले आ जाओ वहां पे, फिर सोचेंगे। ओके, तब मैं बताऊंगा आपको, जो जो बच्चे पास हो जाएंगे इस बैच से उन सबका एक स्पेशल क्लास लेके उनको बताया जाएगा कि आप एग्जाम कब दे सकते हो, अभी सोचने की जरूरत नहीं है। डू गेट इट? अभी आपका कीमती समय इसमें मत गवा, ये मैं बताना चाहता हूँ। जो फाउंडेशन का एग्जाम वापस कब दे सकता हूं ये सोच रहे हैं, उनको साष्टांग नमस्कार। और जो इंटर का सोच रहे हैं, डोंट डू इट, जल्दी सक्सेस सेलिब्रेट मत करो, यू नेवर नो व्हाट इज देयर इन योर फ्यूचर, बस एफर्ट लगाते रहो। इवन दिस 1 मिनट कैन नॉट बी वेस्टेड बाय थिंकिंग दैट कि मैं इंटर में कब एग्जाम दूं। उससे अच्छा है कि वो उस 1 मिनट में आप फाउंडेशन की पढ़ाई करो, आप जल्दी इंटर तक पहुंचोगे। ओके, चलो, लिखा आपने? चलो एक पैराग्राफ लिख के देता हूं, ज्यादा नहीं।
The process of issuing debentures the process of issuing debentures is the same like issuing shares. The process of issuing debentures is same like issuing shares, and accounting entries will also be passed in same manner. The only thing which we have to consider extra यानी ये पहला वाला पार्ट तो आप आराम से करोगे, मुझे पता है, गारंटी है पूरी। इस पार्ट के बारे में ज्यादा डिस्कशन होगा। द ओनली थिंग विच वी हैव टू कंसिडर एक्स्ट्रा हियर इन दिस टॉपिक is debentures are redeemable debentures are redeemable after some years. And at the time of redemption, they can be redeemed at par or at premium or at discount. तो रिडम्पशन के वक्त हमें कुछ प्रीमियम भी भरना पड़ सकता है, या फिर रिडम्पशन के वक्त हम कुछ डिस्काउंट पे भी रिडीम कर सकते हैं, या फिर रिडम्पशन एट पार भी हो सकता है। यानी इस चीज का भी अकाउंटिंग हमें एट द टाइम ऑफ इश्यू समझना है। ठीक है, बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये एक अलग थिंग बस हमें यहाँ पे हाईलाइट करनी है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस we can understand that एक साइड में लिखना, पेज के हाफ साइड में, डिबेंचर्स कैन बी issued at a discount, at par, at premium. So debentures can be issued at discount, at par or at premium. और है बीच में, और and they can be
redeemed at par at premium at discount। तो वो रिडम्शन भी उसका एट पार हो सकता है, नहीं तो एट प्रीमियम हो सकता है, नहीं तो एट डिस्काउंट हो सकता है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? अब सर ये क्या चक्कर है दोस्तों? सबसे पहली बात, आज सुबह से जो मैंने डिस्कशन किया उसमें आपको क्या समझा कि कंपनी हैज टू कंपल्सरी रिडीम द डिबेंचर्स। ये कंपनी का लॉ है, बराबर है ना? रिडम्शन पक्का है होगा। तो दोस्तों एट द टाइम ऑफ इश्यू ओनली आपको सब चीजें बतानी होती है। ये सबसे पहली बात आपके दिमाग में फिट कर दो। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको कब बताने पड़ेंगे कंपनी को? एट द टाइम ऑफ इश्यू ओनली, कि हम डिबेंचर इश्यू कितने में कर रहे हैं, इसका रिडम्शन कौन से तारीख को होगा, इसके इंटरेस्ट पेमेंट हम कब करेंगे, और रिडम्शन कितने अमाउंट से होगा, ये सब बताना पड़ता है कंपनी को। आर यू गेटिंग इट? हाँ, अगर आपको कंपनी ने पहले से सब बता के रखा है तो अकाउंटिंग करते समय भी सब चीजें याद रखनी पड़ेगी ना कंपनी को। अब जैसे कि मान लो डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपए, ध्यान से सुनो बच्चों। तो इशू मैं कर रहा हूं 90 रुपीज में। इशू प्राइस कितनी रख रहा हूं मैं? 90 रुपीज, यानी पहला सिचुएशन। एंड रिडम्शन करूंगा मैं, जिसको मैं रिडम्शन वैल्यू बोलता हूं, कितने रुपए में? 100 रुपए में। यानी इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। समझ में आ रहा है क्या? डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। क्या क्या सिचुएशन हो सकती है देखो। यह हुआ पहला सिचुएशन। फिर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम हो सकता है, 110 में रिडम्शन कर सकता हूं मैं। एक डिबेंचर की बात करूंगा मैं। तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? बोलो दोस्तों। फेस वैल्यू 100 रुपए है, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट डिस्काउंट। हो सकता है क्या? खरीदोगे क्या ऐसा डिबेंचर? देखो सिंपल है, आप मुझे 90 रुपीज दे दो, इशूड एट 90 रुपीज। कंपनी के एंगल से मैं बोल रहा हूं, कंपनी बोल रही है आप मुझे 90 रुपीज दे दो, हम आपको 80 रुपए देंगे 5 साल के बाद, लेकिन इंटरेस्ट रेट है 70%। चलते की चलता है क्या? कैलकुलेशन करके देखेंगे ना। क्यों बोल रहे हो? 70% का ब्याज रेट अगर मिल रहा है तो मे बी दिस इज अ प्रॉफिटेबल डील। रहने दो, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। बट मोस्टली दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस दे अवॉइड, बिकॉज आप लोग सीए करने वाले लोगों फटक से कैलकुलेटर ओपन करके सब निकाल लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे। बट ऑर्डिनरी लोगों को क्या लगेगा, असं असतोय कुठं 90 रुपीज देना है, 80 रुपीज वापस देंगे। तो ये सिचुएशन मोस्टली प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखेगा, बट हो सकता है। तो मैंने एक डिस्काउंट पे इश्यू करके 3 कॉम्बिनेशन निकाल लिए। अब मैं एट पार वाला चौथा सिचुएशन कर सकता हूं क्या? 100 रुपए का डिबेंचर, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। पांचवा सिचुएशन क्या हो सकता है? 100 रुपए का डिबेंचर, इशूड एट प्रीमियम, नहीं एट पार, पहले सेम रखता हूं। वैसे कितने परमिटेशन कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे, उन सभी का अकाउंटिंग हमें सीखना है। ठीक है, बहुत सारे आएंगे। ये आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से आता है क्या? कितने कॉम्बिनेशन होंगे इसके? बोलो। 9 या उससे ज्यादा? देखो 9 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बराबर है ना? जान दो, आप ज्यादा लोड मत लो। ठीक है, 9 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसके, बराबर है क्या? बट उसमें से मोस्टली रिडीम्ड एट डिस्काउंट वाला कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें दिखेगा कैसा कि पैसा जितना मैं डाल रहा हूं उससे कम पैसा मिल रहा है, या फेस वैल्यू से कम पैसा मिल रहा है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। बराबर है ना? तो मोस्टली रिडम्शन
एट पार होगा, नहीं तो रिडम्पशन एट प्रीमियम ही होगा। लेकिन इश्यू एट डिस्काउंट हो सकता है, इश्यू एट पार हो सकता है, इश्यू एट प्रीमियम हो सकता है। ये हमें बस पढ़ना है, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स अलग अलग तरीके से दिखना है। लेकिन सर रिडम्पशन तो 5 साल के बाद होगा ना, उसका अकाउंटिंग आज क्या करना है, समझाता हूं ना मैं धीरे धीरे। इसको कंटिन्यू करें, चलो। तो ये पहले लिखा आपने, ये रहने दो, अब लिखो आगे। बाय लुकिंग एट अबाउट 2 चार्ट्स, ये नहीं लिखना है आपको। बाय लुकिंग एट अबाउट 2 चार्ट्स, total 9 situations can be drawn, but generally debentures are not redeemed at discount, but generally debentures are not redeemed at discount, hence only 6 situations are to be discussed, which are as follows. तो यहां से हम आगे 6 सिचुएशंस डिस्कस करेंगे और उसके जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, ठीक है। मिलते हैं लंच ब्रेक के बाद। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज लेक्चर मेरा है, मैंने आपको बोला था कि 2 दिन पहले भी छुट्टी ली थी मैंने आपको पहले ही बता के रखा था कि मेरे कजिन सिस्टर का घर में शादी है, जिसके कारण मैंने लास्ट 2 डेज बैक आई थिंक 2 दिन छुट्टी ली थी, बराबर है ना। और 1 दिन की छुट्टी की जरूरत है मुझे, बिकॉज आई हैव सम फंक्शन एट होम टुमारो, ठीक है। सो कल मेरा क्लास नहीं होगा, बट डे आफ्टर टुमारो आई थिंक आपका लॉ भी खत्म हो रहा है। हाँ, उसके बाद मेरा क्लास का टाइमिंग बढ़ेगा, यू नो दैट, बाकी प्रीवियस बैच के बच्चों को पता है, ठीक है। तो वहां से आगे कंटिन्यूस लेक्चर होंगी, तो ये जो कुछ भी छुट्टियां बीच में आई है वो कॉम्पनसेट वहां पे हो जाएंगी। वहां पे मैं कंटिन्यूस बेसिस पे 6-6 घंटे की क्लास भी ले सकता हूँ, ठीक है। हम एक बार ये कंपनी अकाउंट्स खत्म करेंगे तो टाइम में बढ़ाऊंगा, एंड आई विल ट्राई टू फिनिश दिस सब्जेक्ट बाय 25 मार्च, ठीक है। या फिर उसके पहले भी खत्म कर सका तो कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएगा, 20-25 मार्च तक खत्म करेंगे। एक्स्ट्रा लेक्चर्स लूंगा मैं, स्वप्निल सर को भी टाइम एडजस्ट करने के लिए बोलूंगा, और मैं हो सके उतना 11 बजे के बाद मैं फ्री हूँ अभी, तो 11 बजे के बाद अगर स्वप्निल सर का क्लास अगर 11 बजे के पहले होता है, ऑन द बेसिस ऑफ माय रिक्वेस्ट, मैं बोलूंगा उनको कि कभी कभार वीक में ऐसे 2-3 दिन ढूंढ निकालेंगे जिसमें सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले ले लो क्लास, तो सुबह हो जाने के बाद मैं 11 बजे के बाद आपको पकड़ूंगा, देखते फिर कहां तक क्लास जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस बेसिस पे होगा क्लास, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, इट विल बी इन कंट्रोल। हाँ, बट याद रखना है कल मेरे क्लास को छुट्टी है, 1 दिन लास्ट छुट्टी आई थिंक बिफोर द क्लासेस गेटिंग ओवर, ओके। और मैं अवॉइड नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड, ओके। मोस्टली मेरी छुट्टियां बहुत कम होती है, बट फिर भी समझ लो, ओके। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद।